हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 क्लास 8 की साइंस बुक से क्वेश्चन और आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल। तो जैसा कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा था, CNG का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ओके, और LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो ये दोनों ही एक तरीके के नेचुरल गैस होते हैं, CNG और LPG। ठीक है, तो इनका एडवांटेज क्या है, ये फ्यूल की तरह यूज़ होते हैं। तो जो इनके एडवांटेजेस हैं, द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG एज फ्यूल्स आर, दे कैन बी बर्न डायरेक्टली। मतलब इनको जलाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा कुछ इसके ऊपर छिड़कना नहीं पड़ता या कोई प्रोसेस नहीं करनी पड़ती। ये गैस जो होती है LPG और CNG, इनमें मेनली क्या होता है, मीथेन गैस होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेबल होती है, हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, यानी बहुत जल्दी आग पकड़ती है। तो कोई ऐसी तैयारी नहीं करनी पड़ती है कि इनको जलाने के लिए कोई इस तरह की कंडीशन या इस तरह का एनवायरनमेंट या इस तरह का टेम्परेचर हमको देना पड़े तभी ये जलेंगी, ऐसा नहीं है। ठंडे से ठंडे टेम्परेचर में भी ये जल सकती हैं और गर्म से गर्म टेम्परेचर में भी ये जल सकती हैं। तो दे कैन बी बर्न डायरेक्टली। दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली थ्रू पाइपलाइंस। तो इनको ट्रक्स में भर के ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पाइपलाइन से भी बहुत ईजिली ये ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं। बहुत सारे शहरों में गैस की पाइपलाइंस बिछी हुई है, जैसे हमारे घरों में सिलेंडर्स आते हैं गैस के, वैसे ही दूसरे बहुत सारे शहरों में गैस की पाइपलाइंस बिछी हुई हैं और उसके साथ में एक मीटर लगा हुआ है, जिससे कि गैस कितनी यूज़ हुई उसका पता चल जाता है। तो इसलिए इनको ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। दे आर क्लीन फ्यूल्स एंड डो नॉट गिव स्मोक व्हेन बर्न। तो ये बहुत ही क्लीन फ्यूल है। इनके जलाने पे, जैसे लकड़ी के जलाने पे या कोयले के जलाने पे बहुत सारा धुआं निकलता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने घरों में देखते हो गैस जलती है तो क्या आपका किचन में कुछ काला इस तरह से हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो बहुत ही क्लीन फ्यूल है, बहुत एफिशिएंटली ये बर्न करता है। और जो लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, दे गिव अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन बर्न। तो इनका जो पोटेंशियल है आग देने का, मतलब जितना अमाउंट हमने बर्न किया उसकी कंपैरिजन में जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं जलने पे, ये बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम बहुत एफिशिएंट फ्यूल कहते हैं कि 100 ग्राम जला तो 90 ग्राम के हिसाब से या 90 कैलोरीज इसने जो है वो एनर्जी दी, हीट एनर्जी थी। तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसको कि हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू जो है इसकी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे एडवांटेजेस थे यूज़ करने के CNG और LPG को एज अ फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। जो रोड होती है उसमें आप देखते हो कि गिट्टी बालू ये सब डालते हैं और रोड को हम बनाते हैं, और उसमें एक ब्लैक कलर का टार टाइप का जो है यूज़ होता है ताकि हमारी रोड जो है स्मूथ बन सके। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट क्या होता है, वो होता है बिटुमिन। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ यूज फॉर सरफेसिंग द रोड्स। तो बिटुमिन जो है आजकल जो है रोड्स को लेवल करने के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। तो कोल कैसे जो है डेड वेजिटेशन से बना और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मतलब डेड वेजिटेशन से कोयले में बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं। इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बोनाइजेशन। ठीक है, तो कैसे बना कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो डेंस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक स्टॉर्म, फ्लड एंड अर्थक्वेक्स। ठीक है, दीज गॉट कंप्रेस्ड एज मोर एंड मोर सॉइल गॉट डिपोजिटेड ओवर दैम। तो ये वेजिटेशन जो है ये वेटलैंड्स में थी और ड्यू टू सम नेचुरल क्लैमिटी जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड, इस तरह की, तो वो वेजिटेशन जो है उस वेटलैंड के दलदल में दब गए और उसके ऊपर मिट्टी की परत दर परत जो है सालों साल ऐसे वो दबते चले गए। और इस मिट्टी की परत के नीचे दबते से क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा नीचे दबते चले गए, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो गया। और जैसे जैसे धरती के नीचे गए, वो धरती के नीचे जाने पे बहुत हाई टेम्परेचर है, तो उनको किस चीज़ का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर, ये दोनों चीज़ों का सामना करना पड़ा। और
इसी हाई टेम्परेचर और प्रेशर के से ऐसा माना जाता है कि वो वेजिटेशन, वो लकड़ी का टुकड़ा जो है कोयले में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इस लंबे समय में। सो these get compressed as more and more soil get deposited over them. When they got buried deep in the soil, they were exposed to very high pressure and temperature. Under these conditions, they slowly got converted into coal. This process of formation of coal from dead vegetation is called carbonization. And this term is very important, that is carbonization. क्या होता है कि the process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. So अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यानी कि फ्यूल्स आर डैश डैश एंड डैश। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स आर बेसिकली कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, बिकॉज ये जो है कभी ना कभी जिंदा ऑर्गेनिज्म से फ्यूल में कन्वर्ट हो गए हैं, इस वजह से दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। जैसे कि कोल ये वेजिटेशन से हुआ है, पेट्रोलियम जो है एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स के मरने से हुआ है, और नेचुरल गैस भी वेजिटेशन और ऑर्गेनिज्म दोनों के दबने से ऐसा माना जाता है कि बनी हुई है। तो अब हम देखते हैं दूसरा क्या है, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग। ठीक है, जो प्रोसेस जिससे कि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स को अलग कर लेते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफाइनिंग। लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो व्हीकल्स, जैसे आजकल गाड़ियों में पीछे आपने देखा होगा ग्रीन कलर का उसके ऊपर पट्टी बनी रहती है, तो वो या ऑटो या टैक्सी जो है वो सीएनजी से चलती है, जिसको कि हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा फ्यूल है, बहुत कम पोल्यूशन करता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल में। अब हमको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है ट्रू फॉल्स। फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। क्या फॉसिल फ्यूल्स को हम अपने लेबोरेटरी में बना सकते हैं सेम हाई टेम्परेचर और प्रेशर दे करके? नहीं, ये है गलत, ये फॉल्स है, बिकॉज हम फॉसिल फ्यूल्स को लैब में नहीं बना सकते, क्योंकि फॉसिल फ्यूल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स टाइम लगा है। उस हाई टेम्परेचर और प्रेशर को अगर हम क्रिएट भी कर दें तो हम मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए हमारे पास इस तरह की अभी मशीनरी नहीं है कि हम इतने लंबे समय तक उनको ये सारे कंडीशंस दे पाएँ। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सीएनजी इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल दैन पेट्रोल। क्या सीएनजी जो है ज़्यादा पोल्यूशन क्रॉस करता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल? नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि सीएनजी तो बहुत ही क्लीन फ्यूल है, बल्कि पेट्रोल के जलने से हमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे गैसेस जो निकलती हैं, ये निकलती हैं पेट्रोल के जलने से, जबकि सीएनजी के जलने से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। क्या कोक जो है ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है? येस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कोक जो है उसमें 99% जो है वो केवल जो है कार्बन होता है। डी क्या है? कोल तार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये ट्रू है, क्योंकि कोल तार में ऑलमोस्ट 200 कंस्टिट्यूएंट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स उसमें मिले रहते हैं, और तो इस वजह से हम इसको कहते हैं यस, कोल तार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। और ई क्या है? कैरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। कैरोसिन क्या फॉसिल फ्यूल नहीं है? नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कैरोसिन भी फॉसिल फ्यूल ही है। जो हम पेट्रोलियम रिफाइन करते हैं तो हम उसमें बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स निकालते हैं, तो जैसे कि उसमें पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, बिटुमिन और वैक्स, तो बहुत सारी चीज़ें, 8-9 चीज़ें जो हैं वो पेट्रोलियम के रिफाइनिंग से निकलती है। और कैरोसिन इज ऑल्सो वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट बाय प्रोडक्ट ऑफ द पेट्रोलियम रिफाइनिंग। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। कैरोसिन इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। आप बताइए कि क्यों फॉसिल फ्यूल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है? तो इसका आंसर यही है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स के बनने की जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, फर्स्ट थिंग तो ये, और बहुत ही उनको एक कंडीशन चाहिए, हाई टेम्परेचर और प्रेशर। तो
इनके बनने की प्रोसेस बहुत स्लो है और हमारे यूज़ करने की प्रोसेस बहुत ज़्यादा जो है तेज़ है। तो ऐसा माना जाता है कि अगले 50 सालों में और 100 सालों में ये फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो जाएंगे, तो इसीलिए हम इनको एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे हम? फॉसिल फ्यूल्स रिक्वायर मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एंड फ्रॉम द डेड vegetation and animals that get buried deep inside the earth. They require high temperature and pressure for their formation. They cannot be provided in the laboratory. Thus, fossil fuels are limited. Therefore, the use of fossil fuels at this rate will lead to their exhaustion. तो जो हम अगर इस रेट से यूज़ करेंगे तो वो ज़रूर से ख़त्म हो जाएंगे। Describe characteristic and uses of coke. कोक की कैरेक्टरिस्टिक और यूजेस आप बताइए। जैसा कि हमको पता है कि कोक कैसे बनता है, कोयले को जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की प्रोसेस से गुजारते हैं तो हमको 3 प्रोडक्ट मिलता है। एक मिलता है कोक, एक होता है कोल तार और एक होता है कोल गैस। तो कोक जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कहते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि ये टफ होता है, पोरस होता है। पोरस मतलब कि ये मतलब इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, तो बहुत ज़्यादा वेट नहीं होता, छेद होते हैं, ठीक है। और ब्लैक इन कलर, बिल्कुल ब्लैक होता है। और इसका क्या यूज़ होता है कोक का? इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। जैसे कि हमको पता है कि स्टील क्या होता है, स्टील इज़ ए अलॉय, ठीक है। तो स्टील में कार्बन का जो हिस्सा है उस कार्बन की जगह हम कोक ही यूज़ करते हैं, क्योंकि कोक जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, ठीक है, वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। इसलिए हम कार्बन के किस फॉर्म में यूज़ करते हैं? कोक के फॉर्म में। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में कोक यूज़ होता है। और कहाँ कोक यूज़ होता है? इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जब हम मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं उनके ओर्स में से, तो उसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ता है, क्योंकि जितने भी मेटल्स हैं धरती में वो अपने ऑक्साइड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम उनको ओर का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हम उनको रिड्यूस कराना चाहते हैं, तो हम उसको कार्बन से रिएक्ट कराते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ताकि हम उनकी फर्दर रिफाइनिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें। तो इसके बारे में भी हम आप आगे के चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। जैसे कि हमने कोल को डिस्कस किया कि कैसे फॉर्मेशन हुआ, ठीक वैसे ही पेट्रोलियम का भी कैसे फॉर्मेशन हुआ। तो कोल में क्या था कि प्लांट से बने कोल, लेकिन पेट्रोलियम क्या है, वो एनिमल्स के दबने से बने। तो लेकिन स्टोरी वही है। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म दैट गॉट बरीड इन सी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ठीक है। These dead bodies got covered with layers of sand and clay. Lack of air, high temperature and high pressure transformed these dead organism into petroleum and natural gas. तो ये जो ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर में और हाई प्रेशर में दब गए समंदर के नीचे, तो वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखते हैं? द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया 1991 to 97. Show the data in the form of graph. Plot shortage percentage for the year on the y-axis and the year on the x-axis. तो ये एक आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा गया है कि जैसे कोई भी डेटा होता है उसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको ये टेबल दे दी गई है, आपको इससे उतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा कि 91 में 7.9% शॉर्टेज था, 92 में, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस भी ले रहा है और बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल भी नहीं है। तो ग्राफ के फॉर्म में अगर हम किसी चीज़ को प्रेजेंट करें तो वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल होता है, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है। जैसे कि यहाँ पे एक यही ग्राफ जो है वो प्लॉट किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो एक्सिस होती है ग्राफ में, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, और नीचे की जो एक्सिस होती है इसको कहते हैं हम एक्स एक्सिस। तो जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स एक्सिस पे आपको ईयर ले लेना है, ठीक है, हमने ईयर ले लिया, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हमने जो है वो कितना परसेंटेज शॉर्टेज था बिजली का, ठीक है, वो ले लिया। तो हर ईयर में जितना शॉर्टेज था उसको यहाँ पे एक डॉट लगा दिया अनुमान के हिसाब से, जैसे 5, 7, 9, 3, तो हमने एक रेकरिंग अमाउंट ले लिया यहाँ पे, ठीक है, कि इतना बनेगा। तो और फिर जब हमने ये सारे डेटा फीड कर लिए इस ग्राफ पेपर में, तो हमने इस लाइन को जोड़ दिया, तो हमको एक ये डेटा पता चल गया कि जैसे जैसे हम ग्रोथ करें 91 से लेकर 97 तक, इन 7 सालों में
जो बिजली की शॉर्टेज है वो बढ़ती ही चली गई है। हम यहाँ से इस ग्राफ को देख करके एक फटाफट से बिल्कुल क्विक 1 मिनट में अनुमान लगा ले रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बीता है वैसे वैसे बिजली की शॉर्टेज 91 में 7.9 थी और अब बिजली की शॉर्टेज 11.5 है। तो हमको बिल्कुल क्विक डेटा एनालिसिस हो गई कि बिजली की शॉर्टेज बढ़ी है। ठीक है, तो ये ग्राफ के माध्यम से ये समझाया गया है कि हाउ वी शुड प्रेजेंट आवर डेटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं ताकि वो हम बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो, इंटरप्रिटेशन डेटा का बहुत बेटर हो, उसको ग्राफ में, चार्ट्स में, पाई चार्ट्स में प्रेजेंट करने से वो बहुत ही ज़्यादा जो है प्रेजेंटेबल होता है और बहुत जल्दी हमको समझ में आता है और हम उससे एक कंक्लूजन जो है ड्रॉ कर सकते हैं। अगर केवल आपको डेटा दे दिया जाए तो उससे कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता, बट ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करने से हम फट से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि यस व्हाट इज गोइंग ऑन। सो होप करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे एंड मैं इस क्वेश्चन आंसर का जो है रिटर्न में एक लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डालूंगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपके कोई भी डाउट हो तो देन यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।